हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है क्या, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। देखिए, एंड आ गया है बीच में चैप्टर के नाम में ही। इसका मतलब हम इस चैप्टर के दो पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में आप पढ़ेंगे कि कैसे यूरोप में सोशलिज्म आता है, एंड सेकेंड पार्ट में आप पढ़ेंगे कि कैसे रशियन रेवोल्यूशन होता है, क्या सर्कमस्टांसेस थे, रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, यूरोप में सोशलिज्म किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सोशलिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम, इनका रिविजन कर लेंगे क्योंकि इन टर्म्स का आपको ऑलरेडी पता है। स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी कि अब ये जो समय था जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेडिवियल इतिहास की बात कर रहे हैं हम, मेडिवियल हिस्ट्री की। मेडिवियल इनफैक्ट अब तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा माना जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा टाइम जब ऑलमोस्ट ऑल यूरोपियन कंट्रीज में रेवोल्यूशंस हो रहे थे। इटालियन रेवोल्यूशन होता है, ये होता है, जर्मन यूनिफिकेशन होता है, इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, और ये सारे जितने भी रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन वगैरह, ये सब रेवोल्यूशंस कुछ 200 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर हुए हैं। सो ये 200 साल का जो टाइम पीरियड है, इसको हम कहते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी जब सोसाइटी के पूरे सिस्टम में फेरबदल हो रहा है। किन बेसिक्स पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, वो बेसिक्स ही बदले जा रहे हैं। ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडिया ऑफ फ्रीडम। पिछले चैप्टर में, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें आप फ्रीडम के आइडियाज के बारे में पढ़कर आए हैं। फ्रांस के लोगों की दिक्कत क्या थी, उनकी डिमांड्स क्या थी कि उनको फ्रीडम मिले, उनको इक्वेलिटी मिले, उनको लिबर्टी मिले। ठीक है। उसमें आपने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था उस चैप्टर में, जिसका नाम था क्या, रूसो। रूसो जो है, उसने लिबर्टी का मेनली आइडिया दिया। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत यूनिक फैक्ट बताती हूँ कि रूसो को क्या कहा जाता है, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का चैंपियन कहा जाता है रूसो को, क्योंकि रूसो का ही आइडिया था बेसिकली डेमोक्रेसी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में आप पढ़कर आए हैं फ्रीडम के बारे में एंड इक्वेलिटी दैट सर्कुलेट्स इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने पढ़ा कि कैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है और उसकी वजह से एक लहर उठ जाती है पूरे के पूरे यूरोप को रेवोल्यूशनाइज करने की। बाकी के जो कंट्रीज थे, छोटे छोटे कस्बे थे, वो भी डिमांड करने लग जाते हैं कि यहाँ पे भी फ्रांस जैसा एक रेवोल्यूशन हो। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in a way in which society was structured. फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप की जो सोसाइटी थी वो किस तरह से बनी हुई थी, वो बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगे थे उसमें। Before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. आपको पता है 3 estates थी। सबसे पहली क्लर्गी, जिसमें क्लर्जी कहते हैं जिसको, जिसमें ये थे सारे चर्च वगैरह के ऑफिशियल्स थे। दूसरा था नोबिलिटी, जिसमें सारे अमीर लोग होते थे, एंड तीसरी थी हमारी कॉमन क्लास। ठीक है। सो इन 3 क्लासेस में से सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहती थी, 2 क्लासेस के पास, जो थी क्लर्जी एंड नोबिलिटी। लेकिन क्लर्जी और नोबिलिटी की पॉपुलेशन तो बहुत थोड़ी सी थी। ज्यादातर जनता देश की थर्ड सेक्शन की को क्या कहते हैं, बिलोंग करती थी, थर्ड एस्टेट को बिलोंग करती थी। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। अब इतनी ज्यादा पावर जो है वो सिर्फ दो कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड थी, और वो कुछ लोग 2 एस्टेट्स को बिलोंग करते थे। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, फ्रांस में जब लोगों ने ये चीज चेंज कर दी, तो पॉसिबल है कि बाकी का यूरोप भी इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने देश में, अपने देशों में मतलब। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about the individual rights and who controlled social power began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Roy and Derozio talked of the significance of the French Revolution. भारत में 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे हैं। एक है राजा राम मोहन रॉय, आपने इनका नाम सुना होगा, और एक है डेरोजियो। इन दोनों ने बात की कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को हम भारत में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये बात भी हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। And many others debated this idea of post-revolutionary Europe. The developments in the colonies, in turn, reshaped the ideas of societal change.
Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure the society radically. Some were conservatives, others were liberals and और radicals. अब देखिए, आपको हम 3 वर्ड्स का मतलब समझाएंगे. एक है लिबरल, ठीक है, एक है कंजर्वेटिव, आई होप दिस इज विजिबल, और एक है रैडिकल. तीनों शब्दों का आपको मतलब पता होना चाहिए. लॉन्ग टर्म में कोई आपसे वैसे भी पूछ ले कि लिबरल का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, रैडिकल का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. कंजर्वेटिव वो लोग थे जो चाहते थे, पता है हर सोसाइटी में ना हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे. अब क्या हो रहा था कि यूरोप की सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन की लहर आई हुई थी. जनता जो थी वो यूरोप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देना चाहती थी. ठीक है, यूरोप की जनता अपने कंट्रीज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना चाहती थी. किसके प्रिंसिपल्स पे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स पे. ये बात तो आप जानते हैं. अब आप मुझे बताइए कि हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो चाहते ही नहीं कि ऐसा बदलाव आए. ठीक है. सेकंड, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि एकदम से बदलाव आ जाए, रातों रात सब कुछ बदल जाए. और कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि बदलाव तो आए लेकिन एकदम से ना आए, धीरे धीरे कर आए. सो ये 3 कैटेगरीज के लोगों को ही लिबरल, कंजर्वेटिव एंड रैडिकल कहा जाता है. किसको क्या कहा जाता है पढ़ लेते हैं. देखिए, सबसे पहले है लिबरल. लिबरल जो वर्ड है वो लिबर्टी से डिराइव्ड है. लिबर्टी का मतलब आप लोग जानते हैं, यानी कि फ्रीडम. लिबरल्स वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बदलाव तो आए बट स्लोली स्लोली, ताकि जो लोग पावर में हैं उनका फ्रीडम भी खराब ना हो, उनको भी बुरा ना लगे, उनको हर्ट ना हो, उनको किसी भी तरीके की चोट ना पहुंचे. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपने पढ़ा था, वहां पे राजा को बेहेड कर दिया गया था, मार दिया गया था. उसकी वाइफ को भी बाद में बेहेड कर दिया गया था, मार दिया गया था. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था कि ऐसे आइडियाज थे जिसकी वजह से किसी ना किसी एक पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, जान की हानि हो रही थी. लिबरल्स इस चीज के अगेंस्ट हैं. लिबरल्स चाहते हैं कि अगर सोसाइटी में कोई बदलाव आना है तो वो सबकी सहमति के साथ आना चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए. ओके, आपका लिबरल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया. आगे बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोसाइटी के बदलाव से थोड़ी प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जाम्पल, भारत में आज के दिन अगर कोई महिला मान लीजिए कि वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने का प्रयास करती है, तो उसको फैमिली मेंबर्स या फिर बड़े लोग जो होते हैं वो रोकने का प्रयास करते हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं. वो लोग क्या सोचते हैं कि जो भी सोसाइटी का ऑलरेडी ऑर्डर चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए और उसमें बदलाव करना गलत है. समझे? सो ये लोग जो मानते हैं कि किसी भी तरह का बदलाव गलत होता है, उनको हम कहते हैं क्या? कंजर्वेटिव्स. ये चाहते हैं कि पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, पुराने जो कस्टम्स हैं, उनको कंजर्व करके, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके. कंजर्वेटिव्स का मतलब आप समझ गए. थर्ड जो कैटेगरी है वो है रैडिकल्स की. रैडिकल्स को लगता है कि कोई भी अगर बदलाव का आइडिया इंसान के दिमाग में आया है तो वो एकदम से चुटकी बजाते ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी राजा की जान जाए, चाहे उसके लिए किसी रानी की जान जाए, या चाहे उसके लिए कुछ भी हो, ब्लड शेड भी होगा, फिर भी बदलाव आना चाहिए. ठीक है. सो रैडिकल्स जो है वो बदलाव चाहते हैं बहुत ज्यादा रैपिडली. दे वांट रैपिड चेंजेस. लिबरल्स जो है वो चाहते हैं कि बदलाव आए बट स्लोली स्लोली. एंड कंजर्वेटिव्स जो है वो चाहते हैं कि बदलाव ना आए. सो ये 3 कैटेगरीज आप मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे. मैं एक बार समराइज करने के लिए दोबारा लिख दूं इनको कि भाई लिबरल्स कौन होते हैं. सबसे पहले रैडिकल्स की सबसे पहले चलो कंजर्वेटिव्स लिख लेते हैं. कंजर्वेटिव्स कौन है? जो चाहते हैं कि सोसाइटी में कोई चेंज ना आए. इसके अलावा सेकेंड कैटेगरी है हमारी लिबरल्स की, जो चाहते हैं कि बदलाव तो आए लेकिन चेंजेस मस्ट कम बट स्लोली. ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे ही कंप्लीट हो जाए. एंड जो हमारे रैडिकल्स हैं वो चाहते हैं कि बदलाव एकदम से, सडनली, या फिर जिसको हम कहते हैं एब्रप्टली, यानी सोचा और हो गया, ऐसा बदलाव ये लोग चाहते हैं. इसका अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रैडिकल्स,
तो क्या आप इसके बारे में लिख सकते हैं? क्योंकि बाय दिस क्लास आप 9th में हो गए हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आपको आंसर्स खुद से लिखने आने चाहिए। एग्जाम में नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड में बैठोगे तो बोर्ड में कोई आपको ऐसे हेल्प नहीं करने वाला है, बहुत सारे ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके लिए प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, एक आधा क्वेश्चन खुद से लिख के देखा करो। ओके, what did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts and at all times. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रैडिकल जो है वो हमेशा चेंज ही मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल, रैडिकल ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जो बदलाव ऑलरेडी आ चुके हैं उनको रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है। बट यहाँ पे हम यूरोप की सोसाइटी की बात कर रहे हैं। वैसे रैडिकल्स ऐसे ही लोग होते हैं जो मतलब वायलेंस के थ्रू अपना बदलाव लाना चाहते हैं, बट वो किस डायरेक्शन में होगा वो बदलाव, उसकी गारंटी हम रैडिकल टर्म को देखकर नहीं दे सकते कि वो पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं सोसाइटी में या फिर नेगेटिव बदलाव लाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अफगानिस्तान का आप एग्जाम्पल ले लो। अफगानिस्तान में अभी तक फिर भी थोड़ी बहुत फ्रीडम थी लोगों को, बट अफगानिस्तान में क्या हुआ, रेडिकलिज्म हुआ। यानी सडनली एक ही रात में जैसे ही यूएसए ने वहां से बैकआउट किया, पुल आउट किया, तभी तालिबान ने उसको ओवरटेक कर लिया। तालिबान ने लोगों से उनके फ्रीडम्स छीन लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है नेगेटिव, ठीक है, ये है। जबकि हमने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें जो रैडिकल्स थे जिन्होंने राजा को मारा था, उन्होंने राजा को मारकर डेमोक्रेसी स्थापित की थी। तो उस टाइप का जो चेंज है उसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव। क्लियर है? We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced the society. Okay, then we will focus on historical events. हम ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, ये तीनों आइडियोलॉजीज जो मैंने आपको बताई, रैडिकलिज्म, कंजर्वेटिज्म और जो लिबरलिज्म, ये तीनों किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि यूरोप में 3 फ्रैक्शंस बन गए थे सोसाइटी के, वो सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के टॉपिक के साथ। बड़ा मजा आने वाला है, हैं? अपनी किताब लेके बैठ जाओ साथ में और ध्यान से सुनते रहो। One of the groups which looked to change society were the liberals. Liberals जो थे वो सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते थे, ये आपको पता है। Liberals wanted a nation which tolerated all religions. Liberals ऐसे थे जो चाहते थे कि एक देश ऐसा बने जिसमें सभी रिलीजन्स को एक्सेप्ट किया जा सके, यानी कि वो देश सेक्युलर हो। सेक्युलर शब्द का मतलब समझते हैं आप? सेक्युलर शब्द का मतलब है ऐसा एक कोई भी इंस्टीट्यूशन जो किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करता, यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो धर्म निरपेक्ष हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस। आज के दिन फ्रांस जो है वो धर्म निरपेक्ष माना जाता है, सेक्युलर माना जाता है। सो लिबरल्स जो है एक ऐसी सोसाइटी या ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं जहां पे सभी धर्मों को एक समान ट्रीट किया जा सके, सभी धर्मों को टॉलरेट किया जा सके, किसी भी धर्म के खिलाफ एक्सट्रीमिज्म का माहौल ना बने, कि भाई ऐसा ना हो कि जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच में अतीत में, पास्ट में कुछ इश्यूज हुए हैं, ऐसे इश्यूज सेक्युलर देशों में नहीं होने चाहिए। जिस देश का विजन लिबरल्स देखते हैं उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। We should remember that at this time European states usually discriminated and favored one religion or other. यूरोपियन नेशंस जो थे, यूरोप के जो देश थे, वो इस टाइम पे, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे किसी ना किसी रिलीजन को प्रमोट करते थे। तो उस टाइम पे एक ऐसा आइडिया आना कि भाई सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जा सके, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई ना करें, ये आइडिया आना ही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च, ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. Liberals को इस बात से भी आपत्ति थी कि जो मतलब तानाशाह हैं, सदियों से जो जनरेशन से रूल करते आ रहे हैं, उनको इतनी पावर क्यों दी गई है जब उनमें कईयों में तो कैपेबिलिटी भी नहीं होती। They wanted to safeguard the rights of individual against the government. वो क्या करना चाहते थे? व्यक्तिगत जो राइट्स हैं, व्यक्तिगत जो अधिकार हैं, उनको सॉलिड बनाना चाहते थे देश में, ताकि सरकार अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का भी हनन करती है तो उस सिचुएशन में वो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सकता है। लिबरल्स चाहते थे कि यूरोप में एक ऐसी सोसाइटी उभरे जहां पे व्यक्ति को अधिकार मिले। ओके,
They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. अब देखिए जैसा जैसा सिस्टम आप यहाँ पढ़ेंगे ना वैसा वैसा ही सिस्टम भारत में लागू होता है, तो आपको ना कभी फिर ऐसे फ्यूचर में ना कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्चुअली इंडिया में किस टाइप का सिस्टम फॉलो होता है। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो लिबरल्स थे, द लिबरल्स वांटेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो दिल्ली की जो जनता है वो खुद चूज करे कि उनके बिहाफ पर सरकार में कौन उनकी आवाज को रखने वाला है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। तो दिल्ली की जनता ने उन्हें इलेक्ट किया है, वो दिल्ली की जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि हैं। जो वो बोलेंगे वो एक्चुअली पूरी दिल्ली की जनता की आवाज मानी जाती है। अब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तो हो गए, चलो दिल्ली का अलग जो उनका असेंबली है उसके मेंबर हो गए, लेकिन दिल्ली से जो व्यक्ति हमारी पार्लियामेंट में संसद में बैठेंगे वो होते हैं सांसद या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं भाई उनको? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये मेनली लोकसभा वाले सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी आप मैं जैसे जो अडल्ट लोग हैं वो जाकर 18 से ऊपर जो लोग हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस में डायरेक्टली वोट कर सकते हैं। इसीलिए लोकसभा में जो लोग बैठते हैं जिनको हम एमपी कहते हैं, लोकसभा के जो एमपी होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको मैक्सिमम पावर होती है। दे हैव द मैक्सिमम पावर। कितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की? 552। इसमें से 545 जनरली बैठते हैं, ठीक है। सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले 545 अगर आंसर में हो ऑप्शंस में, तो आप 545 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। अभी ये देखिए ये 545 मेंबर्स कहाँ से आए? पूरे भारत में हमने 545 छोटे छोटे पार्ट्स बना रखे हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या कहते हैं उनको? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं और उसमें से सबसे ज्यादा वोट्स जो ले लेता है वो जीत कर जाता है पार्लियामेंट में एमपी बनकर बैठने को। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज बनकर पार्लियामेंट में बैठता है। सो वहां पे देखिए इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी इलेक्शंस के द्वारा पार्लियामेंट के लोगों का चयन हो रहा है। ऐसी डिमांड सबसे पहले किसने उठाई? यूरोप के लिबरल्स ने उठाई, आज से 300 साल पहले, ठीक है। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। जुडिशरी बोले तो क्या? न्यायपालिका, यानी कि जजेस जो आपके होते हैं, कोर्ट्स जो आपकी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये हाई कोर्ट और ये आपकी सुप्रीम कोर्ट, जितनी भी टाइप्स की कोर्ट होती हैं ये सभी क्या है? मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। ये जुडिशरी का हिस्सा है। जुडिशरी यानी तो बोले तो न्यायपालिका। जुडिशरी जो है ये किसी के भी प्रभाव में नहीं आती। जुडिशरी के सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लिए जाते हैं। ये आइडिया भी किसका है? यूरोप के लिबरल्स का। However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise. हम यूरोप के लिबरल्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो जनरली जो लिबरल्स होते हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज में बिलीव करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज का क्या मतलब होता है कि सभी 18 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो यूरोप के लिबरल्स हैं ये इस बात में विश्वास नहीं करते थे। ओके, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. आप ध्यान दीजिए कि आज से 300 साल पहले की बात है। उस टाइम पे सोसाइटी थोड़ी प्रिमिटिव थी, यानी थोड़ी बेसिक और पुराने जमाने की सोच वाली सोसाइटी थी जो औरतों को इक्वल सम्मान, इक्वल दर्जा नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उस टाइम के जो लिबरल्स थे, जिनकी सोच वैसे तो बहुत अच्छी थी, ये लिबरल्स भी औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते थे। और ये उन लोगों को भी वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते थे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इनका मानना था कि जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो देश के टैक्स में अपना योगदान नहीं देते। अगर वो देश के टैक्स में अपना योगदान नहीं देते तो उनको कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए वोट करने का अधिकार इनके हिसाब से सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जिनके पास कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रॉपर्टी हो, मिनिमम कम से कम उतनी प्रॉपर्टी हो जितनी इन्होंने सोची है। ओके, दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द राइट टू वोट। In contrast to radicals who wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. जो रेडिकल्स थे उनका मानना था कि किसी भी देश की सरकार उसकी मेजॉरिटी के बेसिस पे चुनी जानी चाहिए। भारत में बेसिकली यही आइडिया इम्प्लीमेंट होता है।
किसी व्यक्ति को जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, यानी जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, वही इलेक्ट होता है। सो सरकार किसकी बनती है? मेजॉरिटी की सरकार बनती है। ये आइडिया किसका था? यूरोप के रेडिकल्स का। ठीक है। मेनी सपोर्टेड विमेन्स suffragette movements. Unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. ये जो radicals थे, ये against थे किस किस के? जो अमीर privileged लोग थे, यानी जो पुश्तों से अमीर हैं, ठीक है, उनको inherit करने के लिए प्रॉपर्टी मिल जाती है। अमीर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, they were not against the existence of private property but disliked concentration of property. ये बताए इस बात के अगेंस्ट नहीं थे कि आप जैसे मेरे जैसे लोगों के पास खुद के घर हैं, खुद की गाड़ियां हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये अगेंस्ट इस बात के थे कि जो अमीर होता है वो और अमीर होता जाता है, और वो पैसा जो उसने कभी एक बार कमा लिया वो उसके हाथ में ही बंद कर रह जाता है, उसके हाथ से कभी बाहर निकलता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अंबानी को देख लो, धीरू भाई अंबानी जो इनके फादर थे, ठीक है, वो भी रिच थे। उसके बाद ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी कितने रिच हैं, एंड जितना पैसा ये लोग आज के दिन कमा रहे हैं, आपको लगता है अगली 10 जनरेशन तक भी अंबानी को कभी पैसे की कमी पड़ने वाली है? नो, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। रेडिकल्स इसी चीज के खिलाफ थे। रेडिकल्स को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि लोगों के पास खुद के घर हैं, खुद की गाड़ियां हैं। उस टाइम पे तो खैर गाड़ियां नहीं होती थी, बट खुद की प्रॉपर्टी है या फिर ये सारी चीजें। रेडिकल्स को प्रॉब्लम थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ से। Conservatives were opposed to radicals and liberals. Conservatives इन दोनों के खिलाफ थे। Okay. After the French Revolution, however, even conservatives had opened their minds to the need to change. पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले कंजर्वेटिव्स बिल्कुल ऐसे बंधे हुए थे दिमाग से कि नहीं, बदलाव तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के बाद कंजर्वेटिव्स को भी ऐसा लगा कि बदलाव तो नेसेसरी है, सोसाइटी में बदलाव आएगा। Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be represented and change had to be brought by a very, very slow process. Conservatives ने भी अब finally, यूरोप के conservatives ने भी ये मानना शुरू कर लिया था कि बदलाव तो सोसाइटी में आएगा और वो ज़रूरी भी है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन वो बदलाव स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए, और उस बदलाव में हमारे अतीत की कुछ झलक दिखनी चाहिए। ओके। सच डिफरेंट आइडियाज अबाउट सोसाइटल change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. यही आइडियाज के जो क्लैश हैं, इसकी वजह से जनता के जो फ्रैक्शंस थे उनमें आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे, भिड़ते रहते थे वो आपस में। The various attempts at revolution and national transformation in 19th century helped define both the limits and potentials of these political tendencies. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो एक सत्ता पलट हुई, एक ऐसा मतलब अनस्टेबिलिटी वाला पीरियड आया, उसमें सबको रियलाइज हो गया कि कंजर्वेटिव्स कितना कर सकते हैं अपने रीच में, ठीक है, लिबरल्स कितना जा सकते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, रेडिकल्स किस हद तक जा सकते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सफ्रेजेट मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अ मूवमेंट जो गिव वुमेन द राइट टू वोट। आपको मैंने बताया ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, उसको सफरेज भी कहते हैं, ठीक है। सो विमेन सफ्रेजेट मूवमेंट वही हो गया कि औरतों को वोटिंग राइट देने का जो मूवमेंट है उसको विमेन सफ्रेजेट मूवमेंट कह दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अभी क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज आ रही थी बड़ी बड़ी, ठीक है, कैपिटलिज्म का जन्म हो चुका था। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में बेसिकली फर्क क्या है, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनके बिना आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सोशलिज्म जो है वो मानता है कि एक देश की जो रिसोर्सेज हैं वो उस देश के सभी निवासियों में इक्वली बटी हुई होनी चाहिए। अब अगर भारत में मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए हैं, और भारत में मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ छोड़ो, आप भारत में मान लो कि 100 रुपए हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि भारत में कुल मिला के 10 व्यक्ति हैं, ओनली 10 पीपल आर देयर इन इंडिया। सो सोशलिज्म के हिसाब से ये 100 रुपए इन 10 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि हर व्यक्ति को 10-10 रुपए मिल जाए। लेकिन कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, कैपिटलिज्म जो इसका ऑपोजिट है सोशलिज्म का, कैपिटलिज्म का मानना है कि इन 10 लोगों में से जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, जो सबसे ज्यादा अपने आइडियाज को यूज कर सकता है, जो सबसे ज्यादा तुक्के लगा सकता है, बिजनेस कर सकता है, उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। सो क्या पता इनमें से जो पर्सन ए है
वो बिजनेस माइंडेड हो बहुत ज़्यादा, वो एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर दे, वो एक इंडस्ट्री लगा ले, अपनी फैक्ट्री लगा ले खुद की, और बाकी के 9 वर्कर्स, बाकी के जो 9 लोग रह गए उनको वो अपनी फैक्ट्री में वर्कर के तौर पे लगा ले। अब वो वर्कर्स को बेच देगा क्या पता सिर्फ 2-2 रुपए, ठीक है। सो 9 2 18 रुपीज गए 100 में से, लेकिन बचे कितने, कितने बचे, 82। 82 रुपीज ए ने ले लिए। तो कैपिटलिज्म ये कहता है कि जो केपेबल है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो मेहनत नहीं कर रहा, जो केपेबल नहीं है पैसा कमाने के, उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म कहता है कि भाई जिसमें जितनी कैलिबर है, जिसमें जितना पोटेंशियल है, वो उस पोटेंशियल के हिसाब से कमाए, उसकी सक्सेस उस पोटेंशियल पे डिपेंड होनी चाहिए। सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें कितना कैलिबर है, किसमें कितनी कैपेबिलिटी है। एक देश में अगर कुछ लोग हैं तो उन सब में रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। जो कोई पीछे रह गया है गरीब, उसको भी उठाकर आगे लेकर आओ, ठीक है। These political trends were signs of a new time। बदलाव अभी से पहले नहीं आए थे। सोशलिज्म कैपिटलिज्म की बात अब से पहले कभी नहीं हुई थी। उस टाइम पे क्या फॉलो होता था, उस टाइम पे फॉलो होता था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म से आप क्या समझते हैं, कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते हैं, जिनके पास अथाह जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, लैंड है, जिनके पास 1000 एकड़ लैंड है, ठीक है। और वो इस लैंड में खुद तो खेती करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो रिच हैं, वो क्या करेंगे, वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे। इस टाइप का सिस्टम पहले यूरोप में फॉलो होता था। अब फ्यूडलिज्म से बदलाव हुआ, मोनार्की आई, मोनार्की यानी राजा का राज आया, मोनार्की फिर आगे चेंज हुई, डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी के अंडर अब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दो चीजें आ रही हैं। तो कौन सी को फॉलो करना चाहिए, कौन से देश कौन सी पॉलिसी को फॉलो करते पड़ते हैं, ठीक है। इट वॉज अ time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. Railways expanded and the industrial revolution occurred. Industrial revolution होता है भाई सबसे पहले कहाँ, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कंपनियां आती हैं। ब्रिटेन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। टेक डेवलप हुई सबसे पहले। टेक की वजह से क्या हुआ, फैक्ट्रीज लगाई लोगों ने। अब मिल आ गई, मान लो कपड़ा बनाने के लिए, पहले हाथ से बनाना पड़ता था कपड़ा, अब मशीनें ही कपड़ा बना के निकाल रही हैं। हाथ से बनाने में उसे एक कपड़े को क्या पता एक इंसान 1 हफ्ता ले ले, मशीन लगाती है कुल मिला के 10 मिनट। इसीलिए ये जो डिफरेंस आया, इसको ही हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस प्रोसेस को जिसमें इंडस्ट्री स्थापित होती है किसी जगह पे, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन brought men, women and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. मान लीजिए कि मैं फैक्ट्री ओनर हूँ और मुझे 100 रुपए मुनाफा कमाना है। मैंने क्या किया, मैंने 10 वर्कर्स को अपने अंडर अपॉइंट कर लिया काम करने के लिए। अब वो 10 वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं, मुझे 100 रुपए मुनाफा कमाना है। अब 100 रुपए में से अगर मैं उन सबको 10-10 रुपए सैलरी के तौर पे दे दूंगी तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन कैपिटलिज्म मुझे ये राइट देता है कि मैं अपने वर्कर्स की सैलरी डिसाइड कर सकती हूँ। तो मैं उनको क्या पता सिर्फ 2-2, 3-3 रुपए ही दूं, जिसकी वजह से मेरे 20-30 रुपए सैलरीज में गए। 20-30 रुपए मान लीजिए, 10 रुपए मान लीजिए मेरी मशीन्स का खर्चा हो गया, बिजली का खर्चा आ गया, ये सारी बातें, फिर भी 50-60 रुपए मेरे पास बच जाएंगे अकेले के पास, ठीक है। यही है कैपिटलिज्म। Unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial goods. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. जिस तरह से आज के दिन भारत में आबादी बढ़ रही है ना, ये एक पूरा प्रोसीजर है। कोई भी देश जब डेवलपमेंट के राह पर चलता है तो उसको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। एक ऐसा टाइम आता है जब उस देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती है, फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, दुनिया भर का पोल्यूशन होता है उस देश में, और धीरे धीरे वो जो पॉपुलेशन है उसको समझ में आने लगता है कि भाई रिसोर्सेज कम है, तो जो पेरेंट्स हैं वो 10 बच्चों की जगह पे 2 बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो सिर्फ 1 बच्चे पर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन स्लोली कंट्रोल में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में आज से 250 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 300 साल पहले, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था वहाँ पे, इतनी बीमारियां फैलती थी, इतनी जनसंख्या बढ़ गई थी कि बहुत बुरा हाल था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशंस टू दीज इश्यूज। लिबरल्स और रेडिकल्स इन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। The London poor in the mid 19th century as seen by a contemporary। देखिए किस तरह से जो लंदन के पुअर हैं, ब्रिटेन के जो गरीब लोग थे, वो अपना समय किस तरह से स्पेंड करते हैं। जो गरीब होगा उसके पास खाने को रिसोर्सेज होंगी नहीं, तो वो अपने दिमाग को भटकाने के लिए नशा वगैरह करने की कोशिश करता है।
यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग एक साथ किसी बार या क्लब में बैठे हैं, इनमें से कुछों के हाथों में ये शराब की बोतल है, देखिए ये रही, ठीक है। और ये कुछ मतलब ऐसे ही यहाँ पे स्मोकिंग चल रही है पीछे। तो कहने का मतलब अच्छा माहौल नहीं होता जब गरीबी होती है, तो पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी। Almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers. Liberals और radicals खुद कई बार property owners और employers होते थे. Okay? Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged. ये जो व्यक्ति थे, liberals and कौन? Radicals. इन्होंने खुद पैसा ऐसे कमा रखा था, कैसे फैक्ट्रीज वगैरह लगा ली, प्रॉपर्टी जोड़ ली, उसमें से रेंट आता रहा प्रॉपर्टी में से, इन्होंने खुद ऐसे पैसा कमा रखा था। तो ऑफ कोर्स ये इस चीज को एनकरेज करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बुरा क्यों बताएगा। that its benefit would be achieved in the workforce and the economy was if the economy was healthy and citizens were educated. Opposed to the privileges, the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. जबकि इस बात के ऑपोजिशन में जो एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी बोले तो जो रूलिंग क्लास थी, उनका मानना था कि भाई जिसमें जितना कैलिबर है उसके हिसाब से उसको रिसोर्सेज मिलनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल एफर्ट, जो भी एक बंदा, एक व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा, अब कोई बच्चा है जो 15-15 घंटे पढ़ रहा है लॉकडाउन में भी, तो उसको जेन्युइनली 100% मार्क्स मिलने चाहिए। अब कोई बच्चा है जो 5 मिनट भी नहीं पढ़ता, उसको भी अगर लॉकडाउन में 95% मार्क्स मिल रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed the societies would develop. इन लोगों का मानना था कि अगर गरीब को काम करने का मौका मिले, उसे जॉब मिले, और बदले में वो जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है उस कंपनी का मालिक बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी रोक टोक के अपना बिजनेस चला सके, तो सोसाइटी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकती है, इकोनॉमी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकती है। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberals and radical groups and parties in the early 19th century. Some nationalist, चलो ये ना ये वाला पार्ट थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं। Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to this kind of government established in Europe in 1815. 1815 में ना बहुत ही क्रूकेड टाइप की जो गवर्नमेंट्स थी वो एस्टैब्लिश हो रखी थी अलग अलग जगह। क्रूकेड का मतलब ऐसे आड़ी टेढ़ी से जिनका कोई बेनिफिट है नहीं, जनता को दुखी कर रही है वो बस। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट ऐसे थे, राष्ट्रवादी लोग ऐसे थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, जो चाहते थे कि ये पूरा सत्ता पलट हो जाए, इन लोगों को हटा दिया जाए पावर से। In France, Italy, Germany and Russia, they become revolutionaries. फ्रांस, इटली, रशिया, जर्मनी, इन देशों में इनको क्रांतिकारियों का नाम दे दिया गया। They worked to overthrow the existing monarchy. ये उस टाइम पे जो राजा वगैरह इनके देशों में रूल कर रहे थे, उनको हटाने में, उनको सत्ता से हटाने में इनका मेन फोकस रहता था। Nationalists talked of revolution that would create nations where citizens would have equal rights. ये जो राष्ट्रवादी लोग थे, इन्होंने क्या किया, एक ऐसे देश का लोगों को सपना दिखाया जिसमें सभी व्यक्तियों के पास इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, समान अधिकार सबके पास हैं। ऐसे देश का इन्होंने लोगों को सपना दिखाया। इन्होंने कहा कि ऐसा देश सिर्फ क्रांति से ही आ सकता है। आफ्टर 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writings. सबसे पहले कि रेवोल्यूशन से अपने सपनों को साकार करने का काम किसने किया? गिउसेप्पी मजीनी। गिउसेप्पी मजीनी ये कहाँ के थे? इटली के नेशनलिस्ट थे, यानी इटली के राष्ट्रवादी थे ये। और इन्होंने इटली में सबसे पहले सत्ता पलट करने का काम किया। इन्होंने जो बातें लिखी, फिर उन बातों को पूरी दुनिया के लोगों ने पढ़ा, अलग अलग यूरोप के देश के लोगों ने पढ़ा, भारत के लोगों ने पढ़ा, भारत के नेशनलिस्ट्स ने पढ़ा। उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, बंगाल वगैरह में थोड़े बहुत थे, ठीक है, उन लोगों ने पढ़ा और उससे उन्होंने इंस्पायर होकर थोड़ी बहुत बातें भारत में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। इसी के साथ हम इस क्लास को करते हैं खत्म। अब द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप ये नेक्स्ट क्लास में टॉपिक छेड़ेंगे। सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान, पढ़ते रहिए, अपनी फैमिलीज का भी ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।